सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बैंक वालों को समझाने का एक बेहतरीन तरीका और भी है जो लोग समझा नहीं पाते। तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचाया करें, क्योंकि ये ज्ञान का युग अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई, शिक्षा भी ऑनलाइन हो गई, हर चीज़ इंटरनेट पर निर्भर हो गई। इस कारण हम ये वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, हमारी वीडियो डिलीट कर देता है, ना लोगों तक पहुंचने देता, हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। तो आप सभी के सहयोग से ये लोगों तक पहुंच जाए, बस इन वीडियो को शेयर करते रहा करो और ज्ञान प्राप्त होगा। इससे जीतने के लिए ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी हर एक व्यक्ति को। तो मसला ये है, हम नाश्ता के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पर ब्रेड बड़े 20 रुपये का था और 10 रुपये की चाय और 10 रुपये का पोहा था। हमने उससे कहा, भाई गरम ब्रेड पकौड़ा दे दे। तो वो व्यक्ति बोला, पहले टोकन लेकर आओ। हमने क्या, यार टोकन कहाँ से लेके आए? हमने उसको 100 का नोट दिया। बोले यहाँ से नहीं, रुपया नहीं, टोकन लाओ। हमने बोला टोकन कहाँ, कैसा होता है? तो उसने बताया कि वो काउंटर पे जाओ। उस काउंटर पे हम पहुँचे। हमने उसको बोला, हमको एक आलू बड़े भाजी बड़े का, इसका ब्रेड पकोड़े का टोकन दे दीजिए। तो उसने 20 रुपये काटे। फिर हम टोकन दे के बोलिया, फिर चाय वाले कने पहुँचे। बोले क्या चाय पिला दो भाई एक। तो बोला टोकन लेके आओ। मैंने कहा ये कहाँ मिलेगा, ये भी वहीं मिलेगा। वहीं हम पहुँचे, हमने टोकन लिया, चाय पी। फिर मैंने सोचा कि ये 20 रुपये का भाजी ब्रेड बड़े का टोकन और 10 रुपये का चाय का टोकन मैंने दोबारा फिर लिए। मैंने 20 वाला टोकन चाय वाले को दिया तो चाय उसने 2 भर दी, और 10 वाला टोकन मैंने बड़े वाले को दिया तो उसने वापस कर दिया। बोले ये नहीं चलेगा। मैंने कहा ये क्यों? बोले ये 10 रुपये का है और इसकी कीमत 20 रुपये है। मैंने बोला 20 रुपये मैंने उधर दिए, तो उसने मुझे 2 चाय दे दी। वो मना कर देता, वो बोलता ना एक ही चाय दो, एक चाय का टोकन लेके आओ। उसने मुझे अकेला देख के 2 चाय को भर दी। मैंने ये कहा उससे, ये उसकी गलती है या मेरी गलती है? या वो बोल देता कि 10 वाला टोकन दो मुझको। ठीक भाई, समझ में आ रही है कोई कहानी? आप, अब मैं समझाऊंगा। इसी तरीके से हमको जो टोकन बैंक वालों ने दिए थे, वो टोकन काहे के थे? हमारा सोना बैंक के पास रखा हुआ, उसके बदले बैंक ने कागज छाप लिया है। अब उस कागज को आप मार्केट में चलन में रखते रहो। आप मार्केट में चलन में रखोगे तो वो एक टोकन का रूप का काम करेगा। काय का टोकन है? जो रुपया हमारा ओरिजिनल रखा हुआ है। अब उसमें क्या है, 10 वाला चांदी का है और एक सोने का है। समझ गए ना, कीमत में फ़र्क है, लेकिन रखा तो हमारा धातु ही है। लेकिन हमने क्या काम करा कि हमने उस धातु को दोबारा से खरीदना शुरू कर दिया। शैतान ने एक हवा चलाई जेवरों के रूप में, अपनी औरतों को जेवर पहनाओ, तो उसी रुपये की कीमत बढ़ा दी गई। कागज़ के पर्चियों के अंदर वो बिकने लगा। जब हार और गहने हम लोग स्वीकार करने लगे तो उन्होंने मार्केट में बैंक खुलवाई कि इनको गिरवी रखने लगो। अभी तक उसको लेने कोई नहीं पहुंचा जो रखा था बैंक, रिजर्व बैंक के पास। गोल्ड पर लोन लेने पहुंच गया तो उन्होंने समझा कि ये सोने को भूल चुके हैं। ये सोना जो रखा हुआ है, ये टोकन
इन्हों को मालूम नहीं है किस चीज़ का टोकन है। जैसे हमने चाय वाले को पकड़ा दिया, उसने 2 पकड़ा दी। अब वही टोकन लेके हम हर जगह जाते हैं, जो उसकी कीमत होती है वो हमें उस कम कीमत होती है उस टोकन में मिल जाती है, जो कीमत बढ़ती होती है वो हमें भगा देता है। यही हाल हमारा चल रहा है। जबकि 1 रुपये की 777 मिलीग्राम सोना आज का रेट निकाला जाए तो तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये होते हैं। लेकिन हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हम बोल नहीं रहे ना, हम खामोश हैं। जैसे हमने टोकन चाय वाले को दिया, उसने 2 बार दी, हम ये समझ रहे हैं कि पर्ची के बदले हमारे सारे काम चल रहे हैं। अरे भाई, सारे काम चल रहे हैं पर्ची के बदले, लेकिन पर्ची तो कभी भी बंद हो जाती है, फिर काम रुक जाते हैं। तो हमारे लिए ये पर्ची काम की थोड़ी है। वो टोकन तो चाय की होटल पे ही चलता है, वही उस जिसने बनाया उसी दुकान पे चलता है टोकन। हमारे पास तो वो होना चाहिए ना कि सब जगह पहुँचे। तो हमने उस टोकन को असली समझ लिया, उस कागज़ के चूरन को, पर्ची को। लेकिन अब ये हमको नहीं मालूम ये रेस्टोरेंट में ही लागू है, जिस रेस्टोरेंट में की वो टोकन है। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको बनाया, आरबीआई की एक्ट के अंदर वो आता है। आरबीआई के अंडर में जितनी बैंक हैं उस पर्ची को रुपया कहती हैं। वो सच आपको बताती हैं कि नहीं जी बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो शाखा उसी रेस्टोरेंट वाले की है। वो रेस्टोरेंट वाला जो बैठा हुआ था, ये जितनी भी बैंकें बनाई गई हैं उसी की शाखाएं हैं। ये आपको गुमराह करने के लिए कि ये पर्ची असली है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। जितनी ये कंपनी है सब उन्हीं की हैं। हमारी ओरिजिनल मेहनत को ख़त्म करने के लिए, हमारी एनर्जी वेस्ट करने के लिए, किसान की मेहनत को, किसान की खेती को नष्ट करने के लिए, हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए उन्हीं पर्चियों से आपको दवा मिलती है, क्योंकि फार्मा कंपनी के मालिक वही। उन्हीं कंपनियों से आपकी जांचें होती हैं, टेक्निकल कंपनियों के मालिक वो। मैकेनिकल पार्ट्स तुम्हें चाहिए तो वो उनके मालिक, तुम्हें गाड़ी चाहिए तो उनके मालिक, लाइट चाहिए तो उनके मालिक। यहाँ तक के कि आपकी चड्डी उन्हीं की कंपनी से आती है। तो आप चड्डी भी पहन रहे हो तो वो ये समझ रहे हो कि ये रुपया ओरिजिनल लेके घूम रहे हो, हालांकि वो रेस्टोरेंट का टोकन है। ओरिजिनल रुपया जो था सोने का, उसको तुम भूल गए थे कि ये इसके बदले बना था, कागज इसके बदले दिया गया था। तुमने उनसे खरीदना शुरू कर दिया। अब उस टोकन को तुम दूसरी जगह जाते हो तो मना कर देता है दूसरा रेस्टोरेंट वाला। वो क्या बोलता है कि ये वाला टोकन नहीं, वो वाला टोकन लाओ। वो कौन सा? 1 आंख वाला, डॉलर। फिर वो डॉलर से दूसरे देश में जाते हो, दूसरे देश में व्यापार होता है कि दुनिया के किसी भी देश में जाओगे तो वो 1 आंख वाले बाबा का ही टोकन चलता है। मतलब इन तुम्हारे दुनिया के सारे देशों के पर्चे जो टोकन है, उन सारे टोकनों का बाप एक है। अब उसको तुम कहीं भी ले जाओ, उससे सब जगह मिल जाएगा। और उसके बदले में रखा था सोना। उसको तुम कब खरीदते हो? जब तुम सोना देते हो। लेकिन तुम सोना देते रहो, वो टोकन तुम्हें देता रहेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, वो टोकन तुम्हारा खराब हो जाएगा। अब डिजिटल दौर आ रहा है तो आपको निर्भर कर रहे हैं डिजिट के ऊपर। आपकी गिनती हो रही है भेड़ बकरियों की तरह। एक व्यक्ति तुम्हें रास्ता दिखा रहा है और उस रास्ते पे तुम चले जा रहे हो। वहाँ नदी आए, समंदर आए, कुछ भी आए, लेकिन तुम्हें निकलना वहीं से भेड़ बकरियों की तरह। सबको देखकर ज़िंदगी गुजारने लगे कि सारे देशों ने स्वीकार कर लिया। सबको देखकर क्यों ज़िंदगी गुजार रहे हो? सबको देखकर तो भेड़ बकरियाँ चलती हैं। शेर हमेशा अपना रास्ता बनाता है। तुम भारत के ओरिजिनल मालिक हो, तुम्हें अपना रास्ता बनाना चाहिए ना। तुम डॉलर पे क्यों निर्भर हो गए? तुम्हारे खेतों से जो अनाज पैदा होता है, ये अनाज दुनिया के दूसरे देशों में जाता है। इससे आने वाला फ़ायदा उन शैतानों का होता है, तुम्हारा नहीं होता। उन फार्मा कंपनियों का होता है, किसानों का नहीं होता। किसानों को तो गुलाम बनाकर रखते हैं। हर साल नया ट्रैक्टर लॉन्च कर देंगे, हर साल नई मशीनरी लॉन्च कर देंगे, हर साल नया बीज निकाल देंगे, नया खाद निकाल देंगे, नया केमिकल निकाल देंगे। किसान के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है कि किसान अपने पैर का जूता नहीं बदल पाता। इतनी बुरी कंडीशन हर किसान की कर रखी है। और किसान का अनाज इन्हीं शैतानों के काम आ रहा है।
किसान मेहनत कर रहा है, उसकी ताकत ख़त्म कर रहा है, अपने वंश को ख़त्म कर रहा है, नस्लों को ख़त्म कर रहा है, फसलों को नष्ट कर रहा है, अपने हाथों से अपना परिवार ख़त्म कर रहा है। किसान कितना कर्जे में आ चुका उस कागज़ की वजह से। हालांकि किसान को ये नहीं मालूम कि अगर उसने 2 साल मंडी में अनाज लगाना बंद कर दिया, किसान भी तो एक ही व्यक्ति पर निर्भर हो गया, सरकार को अनाज बेचने लगा। किसान अगर ओरिजिनल अन्नदाता बनना चाहता है तो किसान मार्केटिंग करे, प्राइवेट लोगों को अपना गल्ला बेचे, अपने व्यवहार के मुताबिक किसान को जो चीज़ चाहिए उसके बदले में गल्ला दे। ये सारे लोग घुटनों पे आ जाएंगे, सारे कागज़ के चूरन के नोट वापस ले लेंगे, गोल्ड देने लगेंगे हमको वापस, क्योंकि दुनिया के बहुत से देश हमारे देश से पलते हैं। जब उनको खाना पीना नहीं मिलेगा ना तो घुटनों पर आ जाएंगे। भारत किसी से दब के नहीं है। वो भारत के अंदर हमेशा शेरों ने जन्म लिया है, लेकिन ये शेरों को भेड़ बना दिया है 5 किलो पर निर्भर करके, हराम का खाना देकर इनको अंधा बना दिया उस एक अकबाल बाबा दज्जाल ने। हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा है वो। उसका टोकन, जब तक तुम रुपया कहते रहोगे तुम गुलाम हो। उसके टोकन को बैंकों में जाके वापस रखो कि हमें हमारा सोना चाहिए, हम तुम्हारा कर्ज अदा करेंगे। तुमने तो डिजिट दिया है हमको, लेकिन हमने इनको सोना दिया है। इस कागज़ को जब हाथ में पकड़ा है और आज तुम हमें डिजिट के बदले कर्ज देते हो, वही हमारा सोने में रखा हुआ कागज़ वापस लेते हो। जो सोने के रूप में रखा गया है उसके बदले में हमको कागज़ दिया है, वो कागज़ तुम डिजिट के बदले ले रहे हो। तुम भी हमारे साथ ठगी कर रहे हो, तुमसे पहले भी हमारे साथ ठगी कर दी गई। हर एक बैंक हमसे वादा करती है ईमानदारी का और हमारे साथ धोखा करती है, फ्रॉड करती है, कहनेबाजी करती है, और वो खुलकर हमारी संपत्तियों के मालिक बनते चले जा रहे हैं। हमारी ज़ुबानें बंद हैं, सच्चाई लोगों को बता नहीं सकते, और सच्चाई उन अधिकारियों को बताओ तो वो हमको मूर्ख कहते हैं, पागल कहते हैं। अरे हम मूर्ख हैं, पागल हैं, लेकिन हमें बताया था कि ये रुपये के कागज़ के अंदर सोने का तार होता है। 2016 से पहले हम यही समझते थे कागज़ के अंदर सोने का तार होता है। जब 2016 में ढोगी बाबा ने बंद कर दिया तो हमने कहा वो तार कहाँ चला गया। फिर वो तार कहाँ चला गया, पता लगा कि वो तार वाला रुपया इसलिए वापस ले लिया कि अब फर्जी रुपया छापकर अडानी अंबानी को बहुत सारी चीज़ों का मालिक बनाने वाले हैं। भारत की जो जनता की संपत्ति थी, भारत के उन नागरिकों का जो अधिकार था जल जंगल ज़मीन पर, वो सारी चीज़ें अडानी अंबानी की हो जाएंगी उस फर्जी रुपये को छापकर। 2000 का नोट इतना छापा, उससे सारी संपत्ति खरीदी और संपत्ति खरीद कर उसको वापस ले लिया। अब कोई गिनती में नहीं आए, वो उसका मालिक बन गया। वो फर्जी रुपये से उसका मालिक बना दिया और हजारों लाखों करोड़ कर्ज अदा कर दिया। ये 2 तरीके के कानून हमारे देश में क्यों चल रहे हैं? अगर बिना एनर्जी का रुपया अगर कोई प्राप्त करता है तो उसको चोरी और डकैती की श्रेणी में लिया जाता है, धोखे और रिश्वत के उसमें लिया जाता है। तो ये धोखे का पैसा उसको देकर पूरी संपत्ति, रेल बिकवा दी, भेल बिकवा दिया, पोर्ट बिकवा दी, हर चीज़ बिकवा दी। अब इन प्राइवेट इंसान के पास कुछ भी नहीं है, पर्सनल इंसान, मजदूर भी नहीं है। अब AI आर्टिफिशियल हर जगह आ रही है, कंपनी है वो संभाल रही है, डॉक्टर वो संभालेगी, वकील वो संभालेगी, IAS AI जितने भी अधिकारी हैं सब AI आर्टिफिशियल संभालेगी। तब आपके बच्चों के लिए भविष्य अगला गुलामी का भी नहीं है। आप अभी तक गुलाम बनकर कोई कलेक्टर, कोई मजिस्ट्रेट, कोई DC बनकर कुर्सियों पर और वर्दी पर गुरूर और घमंड में अपना जीवन व्यस्त कर रहे हो। आपके बच्चों के लिए भी तो सोचो जरा, आपके बच्चों को क्या भविष्य दोगे? इतनी महंगी पढ़ाई आपने बच्चों की करा ली, लेकिन 2030 के बाद किसी के पास नौकरी नहीं रहेगी। ये किसान की खेती भी चली जाएगी। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैक्टर आ चुके हैं, उनके रोबोट हैं उनके पास, फसल बोने से लेकर घर तक लाने की सारे काम उनके, ऑटो ड्राइवरिंग वाली गाड़ियाँ हैं। अब किसान का काम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किसान भी तो अपने बच्चे को अंधभक्त बनाने के लिए शहर में भेजता था कि तू कुछ पढ़ ले, लिख ले। भगवान ने तुझे संपूर्ण बनाकर नहीं भेजा, कुछ डिग्री हासिल कर ले। तो किसान तो इस दौर के अंदर देशद्रोही हो ही गया है। हर जगह किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। इसी के कारण है कि किसान ने अपनी मजबूती जिससे थी ज़मीन से, उसको ही कमज़ोर कर दिया। उसके अंदर ही वो जहर डालने लगा, केमिकल डालने लगा, ज़्यादा ख्वाहिशों के चक्कर में
बैंकों से वो ई रजिस्ट्री करवा कर बैंकों को अपने पूरे दस्तावेज देकर बैंकों को अपनी ज़मीन का मालिक बनाने लगा। धरती राज की थी, वो बेटी बाप की थी, बेटी राज ने ले ली, धरती अडानी अंबानी ने ले ली। भारत के नागरिकों के हाथ में तो झुंझुना बचा है। अब 2030 के बाद वो झुंझुना बजाते रहेंगे। डिटेंशन कैंप बन चुके हैं, उसके अंदर शैतान के लाए हुए भोजन पर निर्भर हो जाएंगे। वो भोजन जो कुत्ता भी नहीं खाता, वो भोजन इंसान को खिला रहे हैं और अब और खिलाएंगे। वो सारी दवाओं का प्रयोग वो इंसानों के ऊपर कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या इनकी कम हो जाए। ये हमारी धरती पे बोझ बने हुए हैं। धरती के मालिक उनको बना दिया। जो धरती हर एक नागरिक की थी उनसे छीन ली। ये बैंकों के फ्रॉड जाल के अंदर सरकार ने हमारी पुलिस को इतना पावर दे दिया कि वो बैंकों के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? बैंकों के खिलाफ बोल नहीं सकते। अरे भाई, अगर तुम उनको मरवाते रहोगे, देश के अंदर जो क्रांति बैंकों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो तुम्हारी औलादों का जीवन नष्ट कर रहे हो। उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, कलेक्टर महादेव से भी कहना चाहता हूँ और मजिस्ट्रेट महादेव से भी, प्रधानमंत्री से भी न, और गृह मंत्री से भी। क्योंकि गृह मंत्री साहब आपकी तो औलाद है, प्रधानमंत्री की कोई औलाद नहीं है। आप अपनी औलाद के बच्चों को नहीं देखना चाहते। अरे आप अपनी औलाद के बच्चों को अच्छी जगह रख लोगे, क्योंकि आपने तो उस पावर को हासिल करने के बाद अपनी दुनिया के अंदर स्वर्ग बना लिया। लेकिन आपके बच्चों के ऊपर भी बुराई आएगी। इंसान है, हाय बद्दुआ मत लो किसी गरीब की। किसी गरीब की झोपड़ी मत तोड़ो, किसी गरीब को बेरोजगार मत करो। ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम भारत के अंदर हर जगह सर्वेलाइंस से कनेक्ट करके तुम भारत के हर एक व्यक्ति को डिजिटल गुलाम बनाना चाहते हो। शैतान दज्जाल के सजदा करवाने के लिए, कली राक्षस की फौज को इकट्ठा करने के लिए तुम उनको पावर देते हो। कानून पूरा उनके कदमों में उंडेल दिया तुमने कि जिसको चाहो उसको यूज़ करो। वर्ल्ड इकोनॉमी हर एक विभाग को अपने षड्यंत्र के मुताबिक यूज़ कर रही है। उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। उस क्रांति को आप मरवा देते हो। कितने लोगों को मरवाओगे? अब जनता सरकार मोर्चा का ऐलान भारत के हर कोने तक पहुंच चुका है और हर एक व्यक्ति डॉक्टर देवेंद्र भलारा बन चुका है। एक ही डॉक्टर देवेंद्र भलारा नहीं है, भारत के बच्चे भगत सिंह बनना चाहता है इस वक्त। क्योंकि जुल्म इतना हो रहा है, अत्याचार इतना हो रहा है, कहीं धर्म के नाम से, कहीं जाति के नाम से, कहीं ओहदे के नाम से, कहीं कुर्सी के नाम से। ये कब तक हम लोगों की, बेगुनाह लोगों की तुम लाशों के ऊपर से अपनी इमारतें खड़ी करोगे? तुम्हारा भी अंत आ गया है। यहूदी किसी के होके नहीं रहे हैं। जैसे ट्रम्प को बिठा दिया है उन्होंने अमेरिका को ख़त्म करने, यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की को बिठा दिया अपने देश को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान में एक को बिठा दिया अपने देश को ख़त्म करने के लिए, मोदी को यहाँ बिठा दिया अपने देश की जनता को ख़त्म करने के लिए। दुनिया के हर देश के अंदर यही काम चल रहा है कि दुनिया की आबादी को 70-80% ख़त्म कर दिया जाए 29 से पहले। और आप पूरा वो सहयोग कर रहे हो। भारत को बचा लो। ये भारत के रहने वाले लोगों, भारत वो धरती है जिसके ऊपर परमात्मा ने भी फख्र करा है। ये देवों की नगरी है भारत जिसको कहते हैं। इसके अंदर अवतार उतरे हैं। इसके अंदर धरती के अंदर अमन और शांति की कोई जगह थी तो वो भारत थी। यहाँ हर एक इंसान को इंसाफ मिलता था। आज यहाँ हर एक व्यक्ति के ऊपर जुल्म हो रहा है। इस अत्याचार को ख़त्म करने के लिए जनता सरकार मोर्चा आवाज़ लगा रही है और शैतान उस आवाज़ को रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। हर जगह हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। हमारी एकता को ख़त्म करने का बहुत प्रयास चल रहा है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए ये काम नहीं कर रहे। हम भारत के हर एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन शैतानों के लाए हुए जहरों को हम बाइकआउट करते हैं। इसलिए हम उन शैतानों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हमें हमारे देश का हर एक व्यक्ति से प्रेम और मोहब्बत है। हम हर एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र भलारा भी वो व्यक्ति हैं जो इस परिवर्तन को फुल जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। और उनके लिए सरकार से एक निवेदन है कि आने वाली जितनी भी हमारी ट्रेनिंग और मीटिंग हुआ करा करें तो वहाँ पर किसी तरीके का बाधा न डाला करें, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति को अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं।
भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इंशाल्लाह होगा। ये मेहनत कामयाब होगी, क्योंकि ये मेहनत उस खुदा, उस परमात्मा और ईश्वर के कृपा से हो रही है, ना कि किसी के स्वार्थ से हो रही है। हमें कुर्सी नहीं चाहिए, ओहदा नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, अत्याचार ख़त्म होना चाहिए, जुल्म ख़त्म होना चाहिए, भाईचारा अमन पूरी दुनिया में कायम होना चाहिए। वो विवस्ता जनता सरकार मोर्चा बना रही है। दर्द हो रहा है, नए साल का आगाज़ हो रहा है, पुराना साल 2025 जा रहा है और ये 2026 में हम प्रवेश करें तो दुआ करना हम दुनिया के हर कोने तक यही खबर पहुंचाएं। बैंकों से अपना रखा हुआ सोना वापस लेने की एक दिन रोड पर निकलकर ये आवाज़ लगाएं, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।